दोस्तों, न्यूज़पेपर शुरुआत करने से पहले बहुत बहुत सॉरी है मेरी तरफ़ से, क्योंकि लगभग एक वीक होने वाला है, एक सप्ताह होने वाला है और मैं 21 तारीख से लेकर के आज तक देखें तो वीडियो को मैं नहीं डाल पाया हूँ। मैं असल में गांव आ गया था। अब गांव में मेरे नेटवर्क नहीं रहता है। एक दिन रुका गांव में, फिर अगले दिन से मैं जो निकला हूँ तो आज आ पाया हूँ और आज हो गई है 26 तारीख। कभी कोई गांव गए हैं, कभी कोई गांव गए हैं, कभी बैटरी नहीं रहती थी, कभी नेटवर्क नहीं रहता था, टाइम तो रहता ही नहीं था। इस चक्कर में मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया हूँ और अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखने की। दूसरे नंबर की बात यह है, जितने भी दिन का हमारा गैप हुआ है उन सभी दिनों का न्यूज़पेपर हम अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए सॉरी है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि गांव आता हूँ तो मेरी कोशिश तो ज़रूर रहती है कि मैं अपलोड कर दूँ। अब जैसे मैं खुद यदि अपने गांव की बात करूं, मेरे घर में पुराना घर था खपरेल वाला, तो वो अभी है, नया वाला बनाए हैं तो घर में सीढ़ी तक नहीं है। फिर जो छोटी सी नसैनी रहती है उसमें चढ़ो, ऊपर जाओ छत पे, तब जाके बना पाता हूँ, नहीं तो इधर उधर का हल्ला गुल्ला होता है, बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं। तो भी मैं जो है कंटिन्यू बनाता ही हूँ। तो अभी जो न्यूज़पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है 21 तारीख का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ आई है BCAS से रिलेटेड। ठीक है, BCAS ने क्या सजेशन दिया है कि एयरपोर्ट में सिक्योरिटी में जो टाइम ज़्यादा लग जा रहा है उसको हम कैसे करके कम कर सकते हैं। मतलब जांच करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको और भी ज़्यादा मॉडर्न करने के चक्कर में है एयरपोर्ट सिक्योरिटी। तो कुछ नए स्कैनर लगाने जाने वाले हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि स्पीड अप हो जाएगी सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट्स में। BCAS क्या है, कुछ टेक्निकल नॉर्म को इशू कर सकता है और लगभग इसमें 1 महीना लग जाएगा। फॉर न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी टू स्क्रीन कैबिन बैग, जैसे आप कभी यदि एयरपोर्ट जाएंगे आपके पास में जो बैग रहेगा उस बैग की चेकिंग के लिए कुछ नए स्कैनर लगाए जाने हैं, एज वेल एज फुल बॉडी स्कैनर, सो दैट पैसेंजर विल नॉट हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें फ़ायदा ये होने वाला है कि यदि मैं जा रहा हूँ, मेरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखी हुई हैं, जेब में कुछ रखा हुआ है, तो उसको मुझे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के स्कैनर लगाए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कितनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है क्वीज़ का मतलब होता है कतारें। किन लोगों की कतारें देखते हैं? एयर ट्रेवलर्स। इन लोगों को रिमूव करना पड़ता है अपने लैपटॉप को, मोबाइल फ़ोन को एंड चार्जर फ्रॉम देयर कैबिन बैग्स बिफोर स्क्रीनिंग दैम कुड सून बिकम हिस्ट्री इन इंडिया। अब देखिए, ये जो अभी चीज़ें चलती आ रही हैं ना, ये अभी इतिहास बनने वाली हैं कि हमारे बैग से लैपटॉप निकालना है, मोबाइल निकालना पड़ेगा, चार्जर निकालना पड़ेगा, तो उस सब की झंझट अब ख़त्म हो जाएगी। तो जो एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर है, यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आई है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो संस्था बनाई गई है, हम कह सकते हैं एविएशन सिक्योरिटी रेगुलेटर। उसका नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये नाम याद रखना हमको, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता, कुछ भी जानकारी यहाँ से पूछी जा सकती है। क्या नाम है? BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो हमें ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद की जा रही है कि ये इशू कर सकता है टेक्निकल नॉर्म्स 1 महीना के भीतर, विच विल पेव द वे, जो कि एक रास्ता खोल देगा। पेव द वे, पेव मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, फॉर एयरपोर्ट्स टू अडॉप्ट मॉडर्न इक्विपमेंट टू स्क्रीन बैग्स विद रिमूविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जितने भी एयरपोर्ट हैं उसमें इंक्लूड है दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। ज़रूरत है कि वो इम्प्रूव करें मशीन्स को, डिप्लॉय करें स्क्रीनिंग ऑफ केबिन बैग्स को। दे आर लैगिंग बिहाइंड। इस मामले में क्या है, एयरपोर्ट पीछे छूट जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी सच एस डुअल एक्सरे, टेक्नोलॉजी का नाम आप ध्यान रख लीजिए, डुअल एक्सरे, कंप्यूटर
टेमोग्राफी, इसके साथ साथ में न्यूट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, ये एलिमिनेट कर देगी नीड फॉर पैसेंजर टू रिमूव लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, नई नई जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसमें हैं डुअल एक्सरे है, इसके अलावा कंप्यूटर टोमोग्राफी और न्यूट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, 1 नंबर, दूसरा नंबर और ये है 3 नंबर। 3 चीज़ों की बात यहाँ पर करी गई है कि यदि ये आ जाते हैं तो फ्यूचर कैसा होने वाला है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, जो सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो संस्था बनाई गई है, जो रेगुलेटर बनाया गया है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है। तो जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इसको इनिशियली रूप से कब चालू किया गया था, इसको सेटअप किया गया था एज ए सेल के रूप में। जो DGCA बनाया गया है उसी का एक प्रकोष्ठ के रूप में इसकी स्थापना करी गई थी जनवरी 1978 को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी। ठीक है, पांडे समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर ही इस संस्था का अनावरण किया गया था। इस संस्था की शुरुआत करी गई थी एज ए यूनिट ऑफ DGCA, और इसके लिए पांडे कमेटी ने क्या किया था, रिकमेंडेशन दिया था। और चक्कर ये पड़ गया था कि जो एयरलाइंस की फ़्लाइट है ना 10 सितंबर 1976 को हाईजैक कर ली गई थी। तो जो रोल है किसका, सेल का, वो क्या था, वो कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा, इंस्पेक्ट करेगा एंड ट्रेन करेगा पर्सनल जो कि काम करते हैं सिविल एविएशन सिक्योरिटी के मैटर में। फिर BCAS को रिकॉग्नाइज किया गया था इनटू एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 1987। फिर इस संस्था को 1987 में एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी एक्सेप्ट किया गया 1987 में। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत एज ए सिक्वल टू कनिष्का ट्रेजडी इन 1985। ठीक है, तो बताया जा रहा है जो कनिष्का ट्रेजडी हुई थी जून 1985 में, उसको देखते देखते हुए फिर हमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा सतर्क होना पड़ा और हमने इसको 1987 में एक बॉडी बना दी कि ये रेगुलेट करने का काम करेगा सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें। आगे हम फिर से न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ में देख लेते हैं कौन सी बातें बताई जाती हैं। तो मॉडर्नाइजेशन के लिए जो कॉल आ रही है, ये ऐसे समय में आ रही है जहाँ पर एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री, हमारे देश भर में हम देख रहे हैं रिकॉर्ड नंबर ऑफ एयर ट्रेवलर्स जो कि ऑलरेडी एक्सीडेड कर गए हैं कोविड-19 के लेवल को। जैसे कि कोरोना हुआ उसके टाइम में उसके पहले 100 लोग ट्रैवलिंग करते थे, तो आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि 100 से भी ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग करने लग गए हैं। टोटल 4.27 लाख डोमेस्टिक ट्रैवलर्स वर सीन इन दिसंबर 11 दिसंबर में दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो 4.27 लाख डोमेस्टिक ट्रैवलर दिखाई दिए थे। At the Delhi airport, which recently saw overcrowding result in passengers missing flight, security lanes were found to be the biggest congestion point, primarily because the number of X-ray machines for screening cabin bag were not commensurate with passenger traffic. अब जहाँ समस्या आई है इसी कारण से तो ये समाधान निकल कर के सामने आया है कि इतने सारे ट्रैवलर हो गए थे और सिक्योरिटी चेकिंग के चलते चलते उनकी क्या है, फ़्लाइट मिस हो गई। इस सब को ख़त्म करने के हिसाब से जो सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो चल रहे हैं कि हम जो है एयरपोर्ट ऑपरेटर को कुछ सहायता प्रोवाइड कर सकें कि वो मशीन ख़रीद सकें केबिन बैग्स वगैरह की स्क्रीनिंग के लिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं दिल्ली की सरकार और वहाँ के जो LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दोनों के बीच में किस प्रकार से विवाद चलते जा रहा है, अभी और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अभी हाल ही में वहाँ के जो उपराज्यपाल बने हैं ना, वो पुराने चीज़ों को फिर से खोद के निकाल रहे हैं कि कैसे भी करके हम जो है आम आदमी पार्टी को अब टारगेट करेंगे। अभी हाल ही में वहाँ पर जो नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हुए हैं उसमें क्या है, इस बार फिर से आम आदमी पार्टी जीत गई है। तो हो सकता है कि थोड़ी सी इस बात की भी खुन्नस हो या जो भी रीज़न हो, दोनों के बीच में टसल चलते रहता है। यही चीज़ हम देखे थे कहाँ पर,
कलकत्ता में देखे थे, मतलब पश्चिम बंगाल में, जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच में। तो ज़्यादातर जहाँ जहाँ पर दो कहना चाहिए, जो राज्यपाल है वो तो केंद्र सरकार का आदमी रहता है। स्टेट गवर्नमेंट में यदि बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी का शासन है या राज है, कहना चाहिए वहाँ पर राज्यपाल और उसके बीच में हमेशा तानातनी चलते ही रहेगी, ये जाहिर सी बात है। तो ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल हम दिल्ली में देख रहे हैं। काफ़ी पुराना मुद्दा है, तो उसी पुराने मुद्दे को लेकर के फिर से यहाँ पर ओपनिंग हो गई है, तो इसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। दिल्ली के जो एलजी हैं, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि रिकवर किया जाए 97 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी से फॉर पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि वो हमें इस प्रकार के ऑर्डर दे सकें। ये जो केस चल रहा था, पहले कुछ दिन सुनवाई चली, ठंडे बस्ते में चला गया, किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया था, और आज जो है फिर से इसको निकाला जा रहा है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ है कि जो एलजी हैज़ नो पावर टू स्पीक ऑन दिस मैटर हेयर, मतलब आम आदमी पार्टी ने ये कहा, ही इज़ बिगिनिंग टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज ए एम्पेरर एंड पासिंग इलीगल ऑर्डर विच हैव एब्सोल्युटली नो लीगल स्टैंडिंग। ऐसा कहना है सुभाष भारद्वाज, आम आदमी चीफ स्पोक्स पर्सन का ऐसा कहना है। तो जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने दिशा निर्देश जारी किया चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को कि रिकवर करो 97.14 करोड़ रुपया। किससे? आम आदमी पार्टी से, विद इंटरेस्ट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी फॉर ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड और टेलीकास्ट एज गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट इन 2015 एंड 16। आरोप लगाया जा रहा है सरकारी विज्ञापन कह के आम आदमी पार्टी ने क्या काम करी, अपना प्रचार प्रसार करी है। तो ये गलत है, सरकारी पैसे का यूज़ आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कहना है किसका? उपराज्यपाल का। तो मिस्टर सक्सेना ने डायरेक्टेड दिशा निर्देश जारी किया है मिस्टर कुमार को कि इम्प्लीमेंट करिए 2016 के ऑर्डर को, ठीक है, ऑफ द कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था CCRGA। उसने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को फॉलो किया जाना चाहिए। एक 3 मेंबर की बॉडी थी जिसको फ्रेम किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, और इसका दिशा निर्देश दिया गया था इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो CCRGA ने सितंबर 2016 में क्या पाया था कि जो वेरियस दिल्ली गवर्नमेंट के विज्ञापन हैं टू बी इन वायलेशन ऑफ द टॉप कोर्ट्स गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ये उल्लंघन कर रहे हैं ये विज्ञापन। दूसरी नंबर की बात, हैड आस्क्ड द डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी DIP की रिकवर करो आप अमाउंट स्पेंड ऑन दोज एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द आम आदमी पार्टी। ये भी दिशा निर्देश जारी किया था कि इनने जितने पैसा खर्चा करे हैं उनको पूरा रिकवर किया जाए। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो आई है जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड। तो खाली हम जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। तो जैसे इंसान का शरीर DNA से मिलकर के बना है, वैसे ही वायरस भी या तो DNA या फिर RNA से बना है। कोरोना वायरस RNA से बना है। जीनोम सीक्वेंसिंग वो टेक्निक है जिसके RNA की जेनेटिक जानकारी मिल जाती है। इसके ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि वायरस किस तरह का दिखता है, कैसे हमला करता है, कैसे बढ़ता है। साधारण शब्दों में समझें तो जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए वायरस का पूरा बायोडाटा आपके सामने आ जाता है और ये पता चल सकता है कि लोग वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। म्यूटेशन को समझने में किस प्रकार से मददगार है ये, जैसे हम तमाम नई चीज़ें सीखते हैं और उन्हें आजमाते हैं, वायरस भी इसी फार्मूले पर काम करता है और समय समय पर अपनी संरचना में बदलाव करते रहता ताकि खुद को लंबे समय तक जिंदा रख सके।
एक तरह से ये उनकी सर्वाइवल की प्रक्रिया का हिस्सा है, इसी को म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन के दौरान कई बार वायरस कमज़ोर भी पड़ सकता है और कई बार बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। कई बार तो म्यूटेशन के बाद वायरस इतना ख़तरनाक हो जाता है कि मौजूदा दवाएं और वैक्सीन भी उसके ऊपर काम नहीं करती हैं। इस कंडीशन में वायरस से प्रभावित मरीज जल्दी ही गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में जीनोम सीक्वेंसिंग काम आती है। इसके ज़रिए वायरस की ताकत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके हिसाब से दवा, वैक्सीन, ठीक है, ये सब चीज़ों के फार्मूले हम चेंज कर सकते हैं या फिर नए सिरे से उस वायरस को मारने के लिए दवा और वैक्सीन बना सकते हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होती है? संक्रमित लोगों का सैंपल लेना है, ठीक है, इसके बाद उसको लैब में भेजते हैं। लैब में बेहद पावरफुल कंप्यूटर के जरिए वायरस की आनुवांशिक संरचना का पता लगाया जाता है। इससे उसका जेनेटिक कोड निकल आता है और वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलती है कि वायरस में म्यूटेशन कहाँ पर हुआ है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कर्नाटका से। कर्नाटका में जो डिसीजन लिया जाने वाला है वो रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो कर्नाटका की जो असेंबली है उसने अपने विधानसभा में कुछ बिल प्रस्तुत किए हैं ताकि कोटा को बढ़ाया जा सके। कर्नाटका शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन सर्विस अंडर स्टेट बिल 2022 काफ़ी लंबा चौड़ा इसका नाम है। इसमें शामिल कर दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों को भी, स्कूल कॉलेज को भी। इसके अलावा यदि आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये लागू हो जाएगा। ये जो विधेयक है ये अलाउ कर देगा कि एससी का जो रिजर्वेशन है 15 से 17% हो जाएगा, एसटी का रिजर्वेशन 3 से 7% हो जाएगा। वाज टेबल्ड इन द असेंबली ऑन ट्यूसडे के दिन इसको विधानसभा के पटल पर रखा गया था। ये जो बिल है ये क्या काम करेगा? ये रिप्लेस कर देगा किसको? ये रिप्लेस कर देगा ऑर्डिनेंस को। पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, ठीक है, कि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अब कैसे करें, तुरंत के लिए हमें काम चलाना है, तो ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है राष्ट्रपति से, वैसे यहाँ पर राज्यपाल के माध्यम से काम हो जाता है, जिसका उद्देश्य था इंक्रीज द रिजर्वेशन इन कीपिंग विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ बोथ दीज कैटेगरीज। यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में एससी का 15% है, एसटी का 3% है रिजर्वेशन, और जो बैकवर्ड क्लास है उनको देखो 32% है, सबसे ज़्यादा दिया गया है, विच एड्स अप टू 35%। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि जो 50% की जो लिमिट है इसको ये क्रॉस कर गया है। कितना होना चाहिए ये वाला लेवल? ये होना चाहिए 50% का। इंदिरा साहनी का जजमेंट कि रिजर्वेशन दो, इतना भी मत दो कि आप 50% को क्रॉस कर जाओ। 100 सीट निकली है, इसमें से आपने 60 तो रिजर्व कर दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके लिए क्या है, पैनल का भी गठन किया गया था। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया था एक कमीशन जिसके हेड थे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज HN नागमोहन दास 2019 में। रीजन बताया गया था सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मैनी कास्ट एंड कम्युनिटीज़ अंडर SC एंड ST। तो SC और ST के अंतर्गत कई सारी ऐसी जातियां हो सकती हैं जो कि पिछड़ी हुई हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, SC ST में शामिल करेंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो हम एक रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, ठीक है, क्वाल्ट्रिक्स रिपोर्ट जिसका नाम रखा गया है। इस स्टडी से हमें ये रिवील का मतलब होता है, पता चला है कि बहुत बड़ी डिसिमिलैरिटीज़ है कहाँ पर, एम्प्लॉई एक्सपीरियंस में। क्वाल्ट्रिक्स रिपोर्ट किसके ऊपर है? पीपल मैनेजमेंट के ऊपर। ये अंडरलाइन कर रही है मिसमैच बिटवीन हाउ एग्जीक्यूटिव लीडर में कैसे मिसमैच है, ठीक है। तो इनके जो लीडर्स हैं उनके एक्सपीरियंस में किस प्रकार का मिसमैच है। एक एग्जीक्यूटिव ये है, दूसरा एग्जीक्यूटिव वो है, एक इंजीनियर ये बैठा, दूसरा इंजीनियर वो बैठा, तो दोनों के एक्सपीरियंस में किस प्रकार से कमी है उस बात को यहाँ पर उल्लेख किया गया है।
तो कैसे करके एग्जीक्यूटिव जो लीडर हैं हमारे देश में रेट करते हैं देयर एम्प्लॉई एक्सपीरियंस एंड हाउ द टीम दे हैड रेट देयर। जो मेरे ऊपर जो बैठा है वो मुझे कैसी रेटिंग दे रहा है और हम जो बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं हम अपने एग्जीक्यूटिव को कैसी रेटिंग दे रहे हैं, इस बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो उतनी कोई खास ये रही नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर भी हमारे इसमें कमी दिखाई गई है। क्वाल्ट्रिक्स 2023 एम्प्लॉई एक्सपीरियंस ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। क्वाल्ट्रिक्स 2023 एम्प्लॉई एक्सपीरियंस ट्रेंड्स रिपोर्ट has taken the lead of what it calls concerning disconnect। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, concerning disconnect नाम दे रहे हैं कि कैसे करके सीनियर और एग्जीक्यूटिव जो लीडर हैं हमारे देश में रेट कर रहे हैं, रेटिंग दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को एंड हाउ द टीम्स दे लीड रेट देयर, दोनों का आपस में यहाँ पर रेटिंग की जा रही है। तो इस रिसर्च के हिसाब से देखा जाए जिसको रिलीज़ किया गया है क्वाल्ट्रिक्स के द्वारा अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ए टैलेंट शॉर्टेज की हमारे इंडिया में कितनी कमी है वो यहाँ से पता चल जाती है। इसके बाद यदि हम एक्सप्लेनर वाले पेज में जाते हैं तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर निकलती है, वो है कनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, जिसको एडॉप्ट किया गया है 188 देशों के द्वारा। टोटल है 196, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। तो जो कन्वेंशन हुआ था ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पर अपनाया गया है कनमिंग मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट, 188 देशों ने इसको एडॉप्ट कर लिया। तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है और आखिर क्यों GDP बी रीवैल्यूएटेड एज द चीफ डिटरमिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखेंगे। 196 में से 188 ऐसे देश हैं, देशों की सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने क्या काम किया है, इस रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया है, जिन्होंने एडॉप्ट किया है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है GBF ग्लोबल, पूरा नाम इसको देख लेते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क दैट सेट्स आउट 4 गोल्स फॉर 2050 एंड 23 टारगेट फॉर 2030 टू सेव एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ऑलरेडी से हमारे पास जो जीव जंतुओं की संपत्ति है उस संपत्ति को हमें खोना नहीं है, उनको हमें कंजर्वेशन करना है, उनका हमें संरक्षण करना है। तो इसके लिए हमें अलग अलग टाइप के गोल निर्धारित करने होंगे। तो 4 जो गोल है वो 2050 तक है और 2030 तक हमने 23 टारगेट रखे हैं ताकि हम सेव कर सकें हमारी बायोडाइवर्सिटी को। तो जो GBF गोल्स है, इसके अलावा टारगेट्स हैं, डू नॉट प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है बायोडाइवर्सिटी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सस्टेनेबल यूज़ करिए आप, एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेस का आपको क्या करना, शेयरिंग करना। इसमें ये भी जोड़ दिया गया है कि रिस्पेक्ट करिए हमको राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के, जो जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके जो अधिकार हैं उनको हमें वापस देना पड़ेगा, जो कि ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को और बायोडाइवर्सिटी को। 2030 तक GBF क्या आशा करता है कि कम से भी कम जो है एटलीस्ट $200 बिलियन का फंड जुटाया जाएगा पर ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेस, जितने भी सोर्सेस हैं वहाँ से इतना पैसा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें नेशनल एक्शन प्लान्स को। यदि हम बात करें इंटरनेशनल फंडिंग की, डेवलपिंग कंट्रीज शुड गेट एटलीस्ट $20 बिलियन, इसमें गरीब देशों को कम से भी कम $20 बिलियन की मदद मिलनी चाहिए, है ना, एक साल में और 2025 तक, और एटलीस्ट $30 बिलियन बाई 2030 तक। $20 बिलियन और $30 बिलियन की गरीब देशों को मदद यहाँ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि ऐसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है देश की जो सरकारें हैं
बचाने का प्रयास करेंगी, लोगों को जागरूक करेंगी, क्योंकि उनको पैसा दे रहे हैं हम। और जब कोई किसी को भी आप पैसा दे देते हो तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लग जाता है।